नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है जरूरी, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और अपने खास मेहमानों के साथ। और आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के झुग्गी वासियों का सपना पूरा करने जा रहे हैं आज शाम में। इस पर करेंगे बात। साथ ही आज हम यह भी बात करने वाले हैं कि कांग्रेस ने क्या जो बाकी विपक्ष के कई नेता थे उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, यह कहकर कि वो विपक्ष की अगुवाई राहुल गांधी से ही कराएंगे। इसके साथ ही बात होने वाली है आज और खास चर्चा होने वाली है कि पराली पर दिल्ली में तो कुछ कदम उठाते हुए दिख रहे हैं, कुछ सतही कदम ही सही लेकिन उठते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पंजाब में क्यों सुस्त है आम आदमी पार्टी की सरकार। और भी होंगे कई अहम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में झुग्गी झोपड़ी वासियों का पक्के घर का सपना आज होगा पूरा। पुनर्वास योजना के तहत प्रधानमंत्री लाभार्थियों को सौंपेंगे 3024 फ्लैट की चाबियां। 345 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना का पहला चरण हुआ है पूरा। बेंगलुरु में इन्वेस्टमेंट कर्नाटक 2022 का शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया के ताजा हालात में भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुनिया का विश्वास बढ़ा। 21वीं सदी के बनते नए भारत में सुधारों की प्रक्रिया, इंफ्रा में निवेश और कौशल का उचित उपयोग है शामिल। दिलाया विश्वास, समावेशी लोकतांत्रिक और समृद्ध भारत दुनिया के विकास को बनाएगा मजबूत। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आईएमएफ के हवाले से बताया, दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में से भारतीय अर्थव्यवस्था। महंगाई की स्थिति पर रिजर्व बैंक की बनी हुई है पैनी नजर। डिजिटल करेंसी का खुदरा ट्रायल महीने के अंत तक होगा लॉन्च। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी किया समन। कल सुबह रांची में पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश। ईडी ने पुलिस महानिदेशक को सुरक्षा के विशेष प्रबंध करने के लिए लिखा पत्र। हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार हुआ तेज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिलासपुर में की चुनावी रैली। कांग्रेस पर किया बिना नाम लिए कटाक्ष। कहा, कांग्रेस राज में प्रधानमंत्री छुट्टियां बिताने आते थे हिमाचल। प्रधानमंत्री मोदी ने बदला है रिवाज, वो विकास के लिए करते हैं राज्य का दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री ने नादौन में की चुनावी रैली। और T20 विश्व कप में आज भारत बांग्लादेश का मुकाबला जारी। एडिलेड में हो रहा है यह मुकाबला और यह टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि मैच के नतीजे से बदल सकती है सेमीफाइनल की तस्वीर। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। बात करते हैं अपने आज के एजेंडे पर। और आज सबसे पहला एजेंडा कि दिल्ली के झुग्गी वासियों का सपना पूरा हो रहा है। राजधानी दिल्ली के झुग्गी वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा तोहफा। और ये तोहफा क्या है कि दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में झुग्गी झोपड़ी वासियों का पक्के घर का सपना आज होने जा रहा है पूरा। पुनर्वास योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों को सौंपेंगे 3024 फ्लैट की चाबियां। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में पीएम मोदी पात्र लाभार्थियों को सौंपेंगे फ्लैटों की चाबियां। 345 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का पहला चरण पूरा हुआ है। और इस परियोजना के तहत डीडीए 376 झुग्गी झोपड़ी समूहों का कर रहा है पुनर्वास। और इन फ्लैट्स की बात करें तो बनाए गए सभी नए फ्लैट सुख साधनों और नागरिक सुविधाओं से हैं लैस। और साथ ही इन फ्लैट्स में बेहतर और स्वस्थ वातावरण मिलेगा इन नए फ्लैट के मालिकों को। इस फ्लैट की खास बात यह भी है कि इसे इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। और ये क्या है इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन? ये दरअसल
है कि जहां झुग्गी झोपड़ी वहीं मकान, यानी कि कहीं पर उनका विस्थापन नहीं किया जा रहा, वहीं पर उनको मकान दिए जा रहे हैं, वहीं पर फ्लैट दिए जा रहे हैं, नए फ्लैट। पहले की परियोजनाओं में लोगों का किया जाता था विस्थापन और इससे लोगों को होती थी कई दिक्कतें। अब सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप ये परियोजना है और वो भी वहीं पर जहां पर उनका झुग्गी झोपड़ी हुआ करता था। तो जिनके लिए आज बड़ा दिन है, जिनको आज शाम ये तोहफा मिलने जा रहा है, उनमें से कुछ लोगों की बातें पहले सुन लेते हैं। बहुत खुशी है, बहुत दिन हो गए झुग्गियन में 50 साल रहते रहते। अब बहुत खुशी है कि हम मकान में जाएंगे, हमें मकान मिलेगा। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सालों से वेट कर रहे थे हम इस चीज़ के लिए। मोदी जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हमको प्लॉट देने के लिए। बहुत खुशी है, आज इतने साल हो गया, इतने सालों के बाद मकान मिल रहा है। मोदी जी का धन्यवाद है। बहुत इंतजार कर, कम से कम 40-50 साल से हो गए करीब। मोदी जी के कारण जो हम लोग को मिल रहा है, बहुत खुशी है जी। इतने साल हो गए, हमें यहाँ 40 साल हो गए, इसलिए खुशी बहुत है कि हम वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, सभी की जो बातें थी उनमें ये एक बात बिल्कुल कॉमन थी, बहुत खुशी है। और ये खुशी सिर्फ शब्दों में नहीं, चेहरे पर भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी। धीरज कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। धीरज, जिस तरह से कि इन लोगों की बातों में खुशी थी, इन लोगों के चेहरे पर खुशी थी, साफ तौर पर वो खुशी दिखाई पड़ रही थी। प्रधानमंत्री की तरफ से इन लोगों को ये तोहफा इसलिए भी ज्यादा खुश कर रहा है क्योंकि पहले भी पुनर्वास होता था, लेकिन पहले विस्थापन के साथ पुनर्वास होता था, कई दिक्कतें होती थीं, और अब जहां झुग्गी झोपड़ी वहीं मकान, इसीलिए ये खुशी डबल है। धीरज, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी जो आपने जो लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों की बात वो सीधा सीधी ये कर रहे हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि जहां हमारी झुग्गी थी वहीं हमें अपना आशियाना मिल रहा है, वहीं हमें अपने मकान का मालिकाना मिल रहा है। इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है। ये जो लोग हैं जिन्हें आज प्रधानमंत्री 4:30 बजे अपने हाथों से उनके मकान की चाबी सौंपेंगे, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50 साल 40 साल तक इन झुग्गियों में बिताया है। इन झुग्गियों में 40-50 साल बिताने के बाद इनकी जो रिश्तेदारियां हैं, इनकी जो वहाँ जो आसपास के लोगों से इनका जो कनेक्टिविटी है, ये बहुत पुराना हो चुका है। पहले यही दर्द था कि विस्थापन तो होता था, लेकिन विस्थापन यहाँ से जाके 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दूरी पे होता था। तो इनका जो एक कुनबा जो था, इनका एक समाज जो था, इनकी जो एक संस्कृति जो 50 साल रहते इनका जो एक परिवार बन गया था आसपास के लोगों से, वो परिवार टूट जाता था, वो शहर छूट जाता था, वो कामकाज के धंधे छूट जाते थे। यहाँ जो लोग काम करते थे, यहाँ से विस्थापित होकर अगर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो दूर जाते थे, तो जहाँ आसपास के इलाकों में चाहे वो सब्जी बेचने का काम हो, चाहे वो फल बेचने का काम हो, या किसी स्थानीय फैक्ट्री में काम करने का काम हो, या फिर बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन हो, चाहे उनके बच्चे का किसी जो सरकारी स्कूल में एडमिशन हो, तो वो जो एक साथ जो 50 साल एक साथ रहने से जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो ताना बाना जो बनता है, वो ताना बाना टूट जाता था। उनके रोजगार टूट जाते थे, सब कुछ छूट जाते थे। प्रधानमंत्री ने अब इन लोगों को वैसे स्थान पे ही आवास देने का काम शुरू किया है जहां वो 40 साल से 30 साल से 25 साल से जहां वो रह रहे हैं। कालका जी उदाहरण है, जो वाणिज्यिक केंद्र का जो स्थल है, उस स्थल पे 3024 फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए हैं। और इन फ्लैट्स में जो वहाँ जो भूमिहीन शिविर में जो लोग रह रहे हैं, उन भूमिहीन शिविर में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आज खुद अपने हाथों से उनके घर की चाबी सौंपेंगे। और जो भूमिहीन शिविर का जो कैंपस खाली होगा, उस कैंपस में दूसरे चरण में जवाहर कैंप और नवजीवन कैंप में जो लोग रह रहे हैं, उनको दोबारा वहीं पे मकान बना के दिया जाएगा। तो आपने जो सवाल पूछा वो वही सवाल है, जो लोग जहां रह रहे हैं वहां उन्हें मकान सौंप दिया जाएगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि डीडीए पूरे दिल्ली के स्लम एरिया में ऐसे 376 स्लम में मकान निर्माण का कार्य तेजी से कर रही है। और जो प्रधानमंत्री का जो गरीब लोगों को जो मकान देने का जो संकल्प है, उनका जो सपना है कि हम हर एक जो गरीब व्यक्ति जो इस शहर में रह रहा है उनको उसके आसपास मकान देंगे, उसका सपना भी अब पूरा होने जा रहा है। धीरज, फ्लैट की तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़े ही खूबसूरत फ्लैट नजर आ रहे हैं। और मुझे एक बात और याद आ रही है
कि जब अनियमित कॉलोनियों को नियमित करके पीएम उदय के तहत जो रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, उस वक्त भी आप रिपोर्टिंग के लिए गए थे और हमने बात की थी। तो वो जो आपने बात कही कि पीएम का जो एक सपना है कि सभी के लिए घर, उसमें राजधानी दिल्ली के लिए वो एक बड़ा कदम था और आज ये और एक बहुत बड़ा कदम इसको कहा जाएगा। प्रधानमंत्री का जो वो सपना है कि सभी को पक्का घर हो, पक्की छत हो और अच्छा घर हो, अच्छा आवास मिले। अभी आप तस्वीरों में हम लोग देख रहे हैं जो कालका जी की जो फ्लैट्स बनी हुई है, वो शानदार फ्लैट्स है। और उसमें उस फ्लैट्स की अगर हम सुविधाओं की बात करें, उसका जो आधुनिक सुविधाओं से जो वो लैस है, जिसमें जलापूर्ति की जो योजना है वो है, आपके लिए एसटीपी प्लांट है, आपके लिए अगर वहाँ पे आसपास के इलाकों में आग लग जाती है तो फायर सिक्योरिटी कैसे हो, उसकी सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, पाइपलाइन है। इसके अलावा जलाशय के आसपास के इलाकों में जलाशय की भी सुविधा बनाई गई है ताकि उस इलाके का वाटर लेवल है वो बना रहे। एसटीपी प्लांट से जो कचरा होता है या जो पानी जो खराब हो जाता है उसका दोबारा कैसे उसको रिवाइव किया जा सके, इसकी सुविधाएं दी गई है। खूबसूरत पार्क आसपास के इलाकों में बनाए गए हैं उस सोसाइटी के आसपास। और सबसे अहम, अब अगर अंदर की खूबसूरती देखेंगे तो अगर उसका मार्बल्स और टाइल्स अगर आपको देखेंगे तो जरूर आपको दिखेगा कि ये आधुनिक सुविधाओं से बना हुआ फ्लैट्स है। और इस फ्लैट्स का केवल उद्देश्य लोगों को मकान उपलब्ध नहीं कराना है, लोगों को सुंदर और स्वच्छ वातावरण भी देना है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी गंदी गलियों में बीती है, मलिन गलियों में बीती है, जिन्हें स्वच्छ जलापूर्ति जिन्हें नहीं मिली है, जिन्हें स्वच्छ आवास नहीं मिला है, स्वच्छ आशियाना नहीं मिला है। इसलिए ये जो संकल्प है कि अभी जो आवास दिया जा रहा है और जिसका जिक्र आपने किया कि प्रधानमंत्री का ये लक्ष्य है, कई सालों से उनका ये लक्ष्य है कि शहर में जो लोग रह रहे हैं, जो मलिन बस्तियों में रह रहे हैं, गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, उन्हें भी एक स्वच्छ सुंदर वातावरण दें ताकि उनके भी बच्चे आगे भविष्य में बेहतर कर सकें, उनके लिए भी बेहतर रोजी रोटी का गुजारा हो और उनके बच्चे की भी जो जिंदगी हो वो हम उन सभी लोगों की जैसी जिंदगी हो जो कि बेहतर सुख सुविधाओं की बात करते हैं। जी बिल्कुल। और ये कारवां जो है वो और आगे बढ़ेगा। और जैसा आपने बताया कि अभी तो डीडीए की और भी कई योजनाएं हैं, जहां पर अभी ये लोग रह रहे हैं वहां पर भी पक्के मकान बना करके लोगों को दिए जाएंगे और फिर हम बात करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और विस्तार से इस खबर पर जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे और आज ये कार्यक्रम करीब करीब 4:30 बजे शाम में है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में इन फ्लैट्स की चाबियां लोगों को, लाभार्थियों को सौंपेंगे। बहरहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और करते हैं आज की खास चर्चा। और आज की जो खास चर्चा है वो ये है कि पराली वाले मामले पर और प्रदूषण वाले मामले पर हो क्या रहा है। पराली जलाने के मामले में हरियाणा ने किया है अच्छा काम, प्रदूषण पर पाया है काफी हद तक काबू, लेकिन बगल में ही पड़ोसी राज्य पंजाब है, वहां पिछले साल के मुकाबले और अधिक पराली जलाने की घटना हो रही है। और हरियाणा में पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में करीब 33% की कमी आई है। लेकिन बगल में ही स्थित पंजाब है पड़ोसी राज्य, जहां इस साल पराली में आग लगाने की घटनाओं में करीब 33.5% की वृद्धि हो गई है। और सिर्फ अक्टूबर महीने की बात कर लीजिए तो पिछले साल के मुकाबले करीब 30% अधिक पराली जलाने की घटना पंजाब में हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने किसानों को पराली के निपटान के बेहतर तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया और वहीं पंजाब ने पराली से होने वाले प्रदूषण के मामले में कुछ नहीं किया। याद कीजिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी पराली मामले पर किसानों से लंबे चौड़े वादे करके सत्ता में तो आ गई, लेकिन पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किसानों को पराली पर कोई सहायता नहीं दी और पंजाब सरकार लगातार पैसे की कमी का रोना ही रोती रही और किसान धड़ल्ले से पराली जलाते रहे। इसका असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि पंजाब में अंधाधुंध पराली जलाने का सीधा असर पड़ रहा है दिल्ली के प्रदूषण पर। और इधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? कुछ सतही कदम उठा रहे हैं, जैसे कि निर्माण कार्यों पर रोक लगा दिया या कहीं सड़क पर पानी छिड़का दिया। तो इस तरह के काम हो रहे हैं। निर्माण पर रोक से प्रभावित मजदूरों को केजरीवाल सरकार ने किया है 5,000 रुपए देने का ऐलान।
ऐलान किया है कि हर महीने 5,000 देंगे। लेकिन क्या प्रदूषण जैसे गंभीर मामले पर भी केजरीवाल कर रहे हैं लोगों को चकमा देने की राजनीति? हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में तो पैसा देने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में उन्हीं की पार्टी की सरकार है और पैसे की कमी का रोना रो रही है और पराली जल रहे हैं। अगर पंजाब के किसानों को वादे के मुताबिक पैसे दे देते तो पराली जलाने की यह अंधाधुंध घटना होती ही नहीं, और फिर जब यह घटना नहीं होती तो दिल्ली में इस सतही कदम की जरूरत ही नहीं पड़ती और प्रदूषण नियंत्रण में रहता। तो राजनीति भी हो रही है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर दिल्ली को प्रदूषण की मार देने का आरोप लगाया। आप याद कीजिए, बस कुछ ही महीने, कुछ ही साल, पिछले साल की बात है, पहले अरविंद केजरीवाल पानी पी पी कर प्रदूषण के लिए कोसते थे पंजाब और हरियाणा को। अब तो पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ही बन गई है सरकार, भगवंत मान की सरकार है। तो फिर ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि अब दिल्ली की दम घोटू हवा के लिए जिम्मेदार कौन? और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, बात पंजाब की भी। पंजाब के कई शहरों में जो AQI है वो बिल्कुल खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। आकांक्षा सक्सेना चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं हमारे साथ इस खबर पर जानकारी देने के लिए, हमारी संवाददाता, और साथ में धनंजय गिरी जो कि भाजपा के प्रवक्ता, और हमारे साथ संजीव कौशिक जी जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हैं, और साथ में SP सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं शुरुआत चर्चा की। और पहले मैं चलता हूं आकांक्षा के पास। आकांक्षा, पंजाब के कुछ शहरों में खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है प्रदूषण, लेकिन पैसे की कमी का रोना रो रहे हैं और बिल्कुल सुस्त वहां पर सरकार नजर आ रही है लंबे चौड़े वादे करने के बावजूद। ये बताइए कि वहां के लोग, वहां के किसान इन चीजों को किस तरह से देख रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? आकांक्षा जी, लालचंद जी, जो ये स्टबल बर्निंग है, ये कोई पहला नया मुद्दा नहीं है, ये बहुत सालों से मुद्दा है और बहुत ज्यादा जरूरत थी कि इसका प्रबंधन किया जाए। जो है पराली प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इतनी पैडी कल्टीवेशन होती है, उसके बाद जो उसका जो रह जाता है, रेसिड्यू रह जाता है, उसका प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी था और सरकार को इसके ऊपर जो है पहले से ही ध्यान दे देना चाहिए था। और जहां तक कहा जाए कि आम आदमी सरकार ने कहा था कि बदलाव की हवा चलेगी, पर लगता है कि इस बार भी जो प्रदूषण की हवा है वो दिल्ली को चोक कर रही है और कोई बदलाव की हवा हमें तो देखने को मिल नहीं रही है। और जहां तक फार्मर्स की बात कही जाए तो वो एक रिसीविंग एंड पर हैं। जो बड़े फार्मर्स हैं वो तो मशीनरी यूज कर किसी तरीके से पराली जला लेते हैं, पर जो छोटे तबके के फार्मर्स हैं उनके पास और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि वो उसको जलाएं। एक प्रबंधन की बहुत जरूरत है। कोई भी अगर हम सड़क बनाते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। इसी तरीके से सरकार को भी देखना चाहिए था कि अगर इस वक्त ये पैडी का सीजन है तो ये हर साल की प्रॉब्लम है, इस साल आप किस तरीके से इससे निजात पाएंगे। और जब यहाँ पर दूसरी सरकारें थी तो आम आदमी पार्टी इस बात को चिल्ला के कहती थी कि दिल्ली में प्रदूषण जो हो रहा है वो पंजाब में पराली जलाने से हो रहा है। तो इस बार जब पता था, सब कुछ पता होने के बावजूद भी क्यों नहीं कदम उठाए गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, कांग्रेस के जो यूनिट चीफ है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उन्होंने भी कहा कि लगता है कि आम आदमी पार्टी का सारा ध्यान जो है वो इस वक्त गुजरात के इलेक्शंस पर है और पंजाब की तरफ जो है वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और इस वजह से पंजाब की सिटीज और दिल्ली और हरियाणा जो है इसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से चोक हो रहा है। बिल्कुल आकांक्षा, एक बात और सुनने में आ रही है और ये खबर है कि जो पराली मामले पर अगर कोई अधिकारी प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए जाते भी हैं तो उनको वहां पर पंजाब की पुलिस सुरक्षा नहीं दे रही है, वो मामले दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। जबकि पहले होता था कि लोग, ये जो अधिकारी थे वो कर्मचारी जाते थे, मामले दर्ज करते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो पा रहा। पंजाब की पुलिस उनको सुरक्षा नहीं दे रही, वो मामले दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, वो डरे हुए हैं। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। जी, किसान जो है पंजाब में, किसान का बहुत बड़ा वोट बैंक है और कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है कि उस वोट बैंक को वो किसी भी तरीके से जो है तकलीफ पहुंचाए।
तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल लाजमी है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो फार्मर संगठन है वो भी बहुत ज्यादा एकजुट हो गए हैं, क्योंकि देखिए प्रबंधन बहुत जरूरी है। आप उनके पास कोई और तरीका नहीं है, अगर उनके पास कोई तरीका नहीं है, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो वो आपको जो भी वो कर रहे हैं आप उनको उससे रोक नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आप कार्रवाई करें, उनको सोल्यूशन दें, तो अगर वो आपका सोल्यूशन ना माने तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस उसमें अगर हम देखें, कल बरवाला में भी जो है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये आदेश दिए थे कि जहां पर भी स्टबल बर्निंग हो रही है वहां पर फायर ब्रिगेड भेजी जाए और फायर बुझाई जाए, तो कल बरवाला में जो है वो इस तरीके से जो एक घटना हुई, तो वहां पर लोगों ने, किसानों ने मिलकर जो है उनको रोक लिया, फायर फाइटिंग उसको, और गुरुद्वारे में जो है उन्हें बंद कर दिया, और काफी देर बाद पुलिस की इंटरवेंशन के बाद उन्हें बहुत छोड़ा गया। चिंताजनक बात है। इस तरीके से जो ये माहौल बना हुआ है, इसमें कोई भी जो अधिकारी है, कोई भी इतना ज्यादा रिस्क लेके नहीं जा सकता है। आपको पता ही है कि किसान जो है वो एकजुट हो जाते हैं। लौटता हूं आपके पास, और मैं धनंजय जी के पास, एसपी सिंह जी के पास जाऊं उससे पहले मैं संजीव जी के पास चलता हूं। संजीव जी, क्या माहौल बना रखा है? पंजाब में पराली अंधाधुंध जल रही है, दिल्ली भी प्रदूषित हो रही है, पंजाब के शहर भी प्रदूषित हो रहे हैं, वहां पर मामले दर्ज नहीं कर सकते, इतना ज्यादा डरे हुए हैं अधिकारी, पुलिस उनको मामले प्रोटेक्शन नहीं दे रही है, पुलिस उनका साथ नहीं दे रही है। ये तो बहुत विकट मामला बनता जा रहा है संजीव जी। देखिए लालचंद जी, निश्चित तौर पे प्रदूषण एक सर्वव्यापी समस्या है, और इसके लिए निश्चित तौर पे एक ठोस रणनीतिक कार्रवाई करने की जरूरत है, जिसमें केवल और केवल राज्य सरकारें ही अपने बदौलत यदि ये सोच ले कि हम इस पर नियंत्रण पा लेंगे, काबू पा लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बेमानी होगी। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर एक समन्वय बना के काम, तो केंद्र काफी हद तक सहायता दे रही है, उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। हरियाणा जैसे राज्य बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पंजाब नहीं कर पा रहा है। वही बात मैं कह रहा हूं कि यदि पंजाब में पराली जल रही है, तो पंजाब में पराली जलाने के पीछे जो वजह है या उसको यदि रोकने की जरूरत है, तो जो हैप्पी सीडर की बात होती है, जो ठूठ होता है उसको काट करके जमीन में मिलाने की बात हो, या रोटावेटर मल्चर हो, पैलेट संयंत्र लगाने के लिए सब्सिडी हो, या फिर उबर फॉर ट्रैक्टर के लिए जिस तरह से कम्युनिटी सेंटर बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान में रखे गए हैं, तकरीबन 30,000 से ज्यादा जगहों पे कृषि संबंधी उपकरण जो रेंट पे दिए जाते हैं। तो उस तरह से यदि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ कदम मिलाए, और जिस सब्सिडी की बात कर रहे हैं, जिस उपकरणों की बात की जा रही है, किसानों को सब्सिडी देने की बात करती है, तो उसमें यदि केंद्र सरकार साथ दे तो निश्चित तौर पे इस पे कुछ हद तक इस पे काबू पाया जा सकता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार साथ नहीं दे रही है, आप ये कह रहे हैं, ठीक है? और यदि नहीं, साथ देना ही होगा केंद्र सरकार को। ये ऐसा नहीं हो सकता कि यदि किसी स्टेट की एक राज्य सरकार के यदि लोग यदि आपको वोट नहीं देते हैं, आपको बाहर कर देते हैं, बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, तो आप उनके साथ सौतेला रवैया अपनाएं और आप मदद नहीं करें। ठीक है, धनंजय गिरी जी के पास चलते हैं। मैं लौटता हूं आपके पास संजीव। धनंजय जी, ये कह रहे हैं केंद्र सरकार साथ नहीं दे रहे हैं, क्या मतलब यहाँ पर भी ऐसा इनका ये भी कहना है कि क्योंकि वहां आपको ज्यादा वोट नहीं मिले, ज्यादा विधायक नहीं बने, इसलिए केंद्र सरकार साथ नहीं दे रही है? देखिए लालचंद जी, ऐसा है ना, दिल्ली डरावनी हो गई, सांस लेना दूभर हो गया है। 10 अक्टूबर 2022 को जिसका AQ लेवल 44 पर था, वो कुछ इलाकों में कल 999 तक पहुंच गया। इसके स्थिति में भी अगर राजनीति करेंगे आप, इतनी भाई छिछली स्तर की राजनीति करना आम आदमी पार्टी की पहचान है। घटिया राजनीति, विज्ञापन पर सरकार चलाना, ये आम आदमी पार्टी की पहचान बन चुकी है। लेकिन कोई जिम्मेवार व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी बात बोलेगा टीवी पर बैठकर, जहां हजारों जाने जा रही हैं, आप और हम दम घोटू में जिंदगी जी रहे हैं, सांस लेना हमारा आपका मुश्किल हो गया है। दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि हमने एक ऐसा केमिकल बनाया है जो सब गला देगा, पता नहीं कहां गया। दिल्ली सरकार के कागजी और खोखले दावे होते हैं, पानी पी पी कर। पिछले साल का आप ट्वीट देख लीजिए, पिछले साल के अखबारों की न्यूज देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि पंजाब में पराली जल रही है इसलिए दिल्ली में प्रदूषण है। भाई अब तो आपकी की सरकार है, यहां भी वहां भी। जहां 33% कमी आई है हरियाणा में, वहां 34% की बढ़ोतरी हुई पंजाब में। बेशर्मी की भी इंतहा होती है। CRF स्कीम होती है जिसके तहत केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को 1347 करोड़ रुपए दिए हैं। 1,20,000 मशीनें पंजाब में खरीदी गई, बिल्कुल, और बहुत सारी राशि का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ।
वो नहीं हुआ। और जब यहाँ से डांट पड़ी है, जब फटताड़ा गया है, जब आप सारे चैनलों ने दिखाना शुरू किया है तो 18 गांव के बीच में एक मशीन गई है और मशीन की खरीद इतनी घटिया हुई है। लेकिन ये घटिया लोग, घटिया राजनीति, ओछी सोच, ओछी राजनीति। 40,000 का केमिकल खरीदे, 26 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 7 करोड़ का विज्ञापन किया गया। ये विज्ञापन की सरकार है जिसमें आम आदमी कहीं है ही नहीं। एक सवाल ये भी है कि विज्ञापन के लिए पैसा है लेकिन प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पैसा नहीं है। मैं लौटता हूं धनंजय जी आपके पास। इस लालचंद जी, हाँ लौटता हूं आपके पास। हम एसपी सिंह जी को भी शामिल करते हैं चर्चा में। एसपी सिंह जी, बड़ा जटिल सा मामला है कि पहले देखिए किसानों से वादा किया, किसानों का कहना है कि हमें पैसा नहीं दिया तो हम तो पराली जलाने पर मजबूर हैं। लेकिन जो अधिकारी जो पिछले साल तक जा करके मामले दर्ज करते थे, अब तो वो डर से मामले भी नहीं दर्ज कर पा रहे हैं। एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ दिल्ली में पर्यावरण मंत्री दौरा कर रहे हैं या वो 5,000 रुपए देने का ऐलान कर रहे हैं, निर्माण कार्यों पर रोक है, तो वो पंजाब का ही तो प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि पंजाब में तो पूरी तरह सुस्त हैं और दिल्ली में चुस्त दिखने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी? देखिए लालचंद जी, देश के पूरे हिस्से में खास तौर से जो धान उत्पादक क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, इन स्थितियों में जो यहाँ पे पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका होती है। अभी हमारे आपके सहयोगी कह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका होनी चाहिए, जो नहीं है। मैं आपको बता दूं, पिछले 4-5 सालों में भारत सरकार ने 2,500 करोड़ रुपया दिया है। आज भी स्टेट गवर्नमेंट के पास 900 करोड़ रुपया पड़ा हुआ जो खर्च नहीं हो रहा है। जी, यही बात मैं कह रहा हूं। में 600 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद दी जा चुकी है राज्यों को। 47,000 से ज्यादा उपकरण ऐसे दिए गए हैं जिससे कि पराली के निपटने में, प्रबंधन में राज्यों को मदद मिले। तीसरी बात ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट 3 तरह की मदद दे रही है जो पराली को प्रबंधन में सहायक हो सकती है। वो होता है, पहला है फाइनेंशियल सपोर्ट, दूसरा है टेक्निकल सपोर्ट, तीसरा है अवेयरनेस सपोर्ट। इन तीनों के सपोर्ट स्टेट को दिया जा सकता है। स्टेट इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हर स्टेट गवर्नमेंट की है। आप अभी देखिए, जो डेटा बता रहा है कि 31 अक्टूबर की जो फिगर आई है पराली जलाने की, वो पिछले साल जो 31 अक्टूबर तक 7,000 इंसिडेंट्स थे, वो आज बढ़कर 31 अक्टूबर 2022 तक वो पंजाब, अकेले पंजाब में 10,000 के आंकड़े को पार कर रही है। बिल्कुल, और यही स्थिति अगर आप देखें हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, तो वो कुछ 100 रह गई है, 250, 150, उन्होंने काफी उस पर काबू किया है। मान लीजिए 10%, 20%, 50% भी बढ़े तो 200 से 400 हो सकता है। लेकिन जहां अचानक 10,000 संख्या हो चुकी है इंसिडेंट, इसको बचाने की जिसकी जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल जिम्मेदारी जिसकी है, बिल्कुल बननी चाहिए। उसी जिम्मेदारी के तहत हम ये चर्चा कर रहे हैं आज। जी, राजनीतिक प्रतिबद्धता और ब्यूरोक्रेसी की जवाबदेही और तीसरा जागरूकता, बिल्कुल ये होना चाहिए। काम स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए ये सवाल आ गई है पंजाब में। अगर स्टेट पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर पा रही है, जी, ये और ज्यादा चिंताजनक बात है। ये तो और ज्यादा चिंताजनक बात है कि पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। उसके साथ अगर इस तरह की बेहूदगी होती है, ये स्टेट गवर्नमेंट की फेलियर है। ये स्टेट गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। लौटता हूं आपके पास, लेकिन संजीव जी ये बताइए कि एक तरफ पंजाब में इतना खौफ का माहौल है कि ना तो वहां पर कर्मचारी मुकदमा दर्ज कर पा रहे हैं, ना पुलिस साथ दे रही है, ना उनके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है, पैसे की कमी का रोना अलग से रो रहे हैं, प्रदूषण बिल्कुल खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। लेकिन दिल्ली में देखते हैं कि पर्यावरण मंत्री थोड़ा बहुत दौरा भी करते हैं, फिर जो निर्माण कार्यों में मजदूर थे उनके लिए ऐलान हो जाता है कि अभी निर्माण कार्य बंद है तो 5,000 रुपए महीने हम आपको देंगे। तो ये जो यहां पर थोड़ी बहुत चुस्ती और पंजाब में इतनी ज्यादा सुस्ती दिख रही है, ऐसा क्यों? वहां पर अगर चुस्त होते तो ये तो नौबत ही नहीं आती, ना पंजाब प्रदूषित होता ना दिल्ली प्रदूषित होती। संजीव जी, देखिए लालचंद जी, निश्चित तौर पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ साथ पंजाब में भी आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो निशाने पर आम आदमी पार्टी आएगी और लोग सवाल भी पूछेंगे।
प्रबंधन में यदि कोई कमी है तो उसको मजबूत करने की जरूरत है। सच बात है कि दिल्ली में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन के काम या डेमोलिशन के काम जिस तरह से रोक दिए गए हैं, या फिर स्टोन क्रशर की मशीनों को रोक दिया गया, या वो तमाम चीजें पानी छिड़काव के लिए मशीनों को लगा दिया गया है, बहुत सारे मशीन चारों तरफ काम कर रहे हैं, एंटीफॉग मशीन गन भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो जितनी चुस्ती के साथ यहाँ काम किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पे लोगों को परेशानी हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल किसी अन्य पार्टी के लोगों को, हर एक आदमी को यहाँ परेशानी हो रही है। बिल्कुल परेशानी, हवा जो है वो प्रदूषित हवा तो सबको परेशान कर रही है। बिल्कुल, इसीलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं जी। इसका किसी पार्टी विशेष से संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी पार्टी विशेष की बनेगी, सरकार विशेष की बनेगी जिम्मेदारी। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, किसी केवल और केवल किसी स्टेट के एक मुख्यमंत्री के जिम्मे में यदि प्रदूषण को डाल दिया जाए तो मुझे लगता है कि यही काम पिछले साल तक अरविंद केजरीवाल करते थे कि नहीं? यही काम पिछले साल तक केजरीवाल जी करते थे ना, पंजाब को जिम्मेदार ठहराते थे, हरियाणा को पराली जलाने के लिए जिम्मेदार। धनंजय गिरि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, ऐसा है ना, आंखों का पानी और अपने पढ़े लिखे होने का सबूत जिंदा रखना चाहिए। हमारे संजीव कौशिक जी मित्र हैं, कई बार हम लोग टीवी चैनल पर बैठे हैं, पहले कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे, वो अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं, वो अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं। जिस ढंग से बेशर्म निजाम अरविंद केजरीवाल का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, इन बेशर्म निजाम ने पिछले ऐसा है कि अपना पक्ष रख रहे हैं। ढंग से ढोया था कांग्रेस को, हर आरोप कांग्रेस पे मरती थी कि भाई पंजाब में जल रहा है, पंजाब में जल रहा है, पंजाब, और पंजाब क्या पूरे देश जला दें, ये इस तरह के लोग हैं। देखिए, आप जिस तरह के आज के डेट में पराली की समस्या मानवीय अप्राकृतिक क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न एक समस्या है। यह पारंपरिक प्रणाली को छोड़कर नए त्वरित कृषि कर्म के सोच का परिणाम है, जिसमें आज सैकड़ों हजारों जानों पर खतरा जान लग गया है। लेकिन दुख की बात यह है लालचंद जी कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां जब इस पर सस्ती, छिछली और ओछी राजनीति करती आ रही है, आम आदमी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को उठा के देखिए, अन्ना को चबा करके लोकपाल की जगह महिपाल, अराजक शिशुपाल के तर्ज पर कभी राम, कभी हनुमान भक्त, कभी कृष्ण बन जाते हैं। इतना बहुरूपिया व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री है। आज हम प्रदूषण पर चर्चा रखते हैं। देख लीजिए ना, सिर्फ विज्ञापन विज्ञापन विज्ञापन, ठीक है, छोटी और ऊंची स्तर की बात करना चाहते हैं ना कि हंगामा है तो थोड़ी देर उस हंगामा बनाए रखिए, और आसमा है तो इसको सर पे उठाए रखिए। बिल्कुल, सुबह हुआ भाई, आपने लौटता हूं आपके पास, बंद कर दिया। हाँ, लौटता हूं। एसपी सिंह जी, क्या जिम्मेदारी, जैसे जिम्मेदारी सरकार की बनती है, इसलिए भी बनती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार ठहराते थे और वो लंबे चौड़े वादे करके आए थे, और अब पंजाब में बिल्कुल बुरे हालात दिख रहे हैं, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर ज्यादा। देखिए, पंजाब सरकार पर सवाल खड़ा करना और आप पे सवाल खड़ा करना और वहां की स्थितियां कैसी हैं, इन तीनों को अगर हम एक साथ देखें तो हमें लगता है स्थितियां बिल्कुल क्लैरिटी के साथ स्पष्ट हो जाती है कि पंजाब सरकार निश्चित रूप से बड़ी मुश्किल में है। आप फाइनेंशियली देखिए तो उनके यहाँ वेतन बांटने की मुश्किलें पेश आती हैं। 2 महीने वेतन बांटने के लिए बड़े हाय तौबा मची, ये फाइनेंशियल क्राइसिस है। दूसरी क्राइसिस अभी आपने बताया और हमारे सहयोगी ने बताया कि वहां पर मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं, जो लोग अपराध कर रहे हैं, जो लोग दिल्ली समेत पूरे देश के, पूरे उत्तर भारत की हालत खराब किए पड़े हैं, लोगों की रोज इससे मौतें हो रही हैं। अगर इस तरह के अपराध करने वालों के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है तो यह एक कानून व्यवस्था की फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर। व्यवस्था ये जो अराजकता की स्थिति पूरी प्रदेश में पैदा हो गई है, अगर उसे कोई सरकार, कोई राज्य सरकार नियंत्रित नहीं कर पाती है, कंट्रोल नहीं कर पाती है, यही भाई सवाल है कि केवल एक जगह धान पैदा नहीं होता पंजाब में, पंजाब में धान पैदा होता है, वो हरियाणा में पैदा होता है, उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। अगर बाकी स्टेट्स में कंट्रोल है तो आपके यहाँ कंट्रोल क्यों नहीं है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि बाकी जगह पर जब कंट्रोल है तो बगल में हरियाणा ने इतना अच्छा काम करके दिखाया तो पंजाब क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन हो नहीं रहा वहां पर। हरियाणा में मुकदमा दर्ज हो रहा है, हरियाणा में जुर्माना लगता है, उत्तर प्रदेश में जुर्माना लग रहा है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है जी। भला ये कार्रवाई पंजाब में क्यों नहीं हो सकती? यही सवाल है ना कि अपने आपे से बाहर है, कंट्रोल से बाहर है किसान, ये कोई बात नहीं होती। ठीक है, यही सवाल है, किसी स्टेट की फेलियर है ये। बिल्कुल यही बड़ा सवाल है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे थे, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर दिल्ली में चुस्त दिखाई दे रहे हैं तो पंजाब में भी वो चुस्ती दिखाइए, फिर ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना तो लोगों के दम घुटेंगे, ना हमें भी ऐसी चर्चा की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया
एसपी सिंह जी जुड़ने के लिए, संजीव कौशिक जी जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए, धनंजय गिरी जी और आकांक्षा जी आपका भी जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल फिर वही बनता है कि आखिर पंजाब में इतनी विकट स्थिति कैसे हो गई है। किसान पराली जला रहे हैं ये कह करके पैसा तो मिला नहीं, और दूसरी तरफ वहां पर जो कर्मचारी हैं वो उनके खिलाफ मामले भी दर्ज नहीं कर सकते, पुलिस साथ नहीं दे रही, पुलिस उनको सुरक्षा नहीं दे रही। बहुत ही विकट परिस्थिति है जिस पर कि पंजाब सरकार को, आम आदमी पार्टी को और पार्टी के सुप्रीमो होने के नाते अरविंद केजरीवाल को भी सोचने की जरूरत है और जवाब देने की भी जरूरत है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, अगली चर्चा की तरफ। और जो अगली खबर है, बड़ी खबर, वो ये कि क्या कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि बहुत सारे नेता जो मनसूबा पाले हुए हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। राहुल गांधी के बिना नहीं बन सकती गैर बीजेपी सरकार। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो नए अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने ये साफ किया है। भारत जोड़ो यात्रा के 57वें दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस यात्रा में शामिल हुए और यात्रा में उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस लड़ेगी साल 2024 का आम चुनाव और राहुल गांधी ही होंगे पार्टी का चेहरा और वही करेंगे गैर बीजेपी गठबंधन का नेतृत्व। ये मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर कह रहे हैं। तेलंगाना में केसीआर की राष्ट्रीय गठबंधन की पहल को बेमानी बता दिया और कहा कि राहुल के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष खड़गे ने माना कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि प्रगतिशील लोगों के साथ शुरू हुई इस भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी ने कहा था गैर राजनीतिक और यात्रा की अगुवाई का श्रेय एनजीओ को दिया गया था। फिर कैसे इस यात्रा पर पार्टी ने, कांग्रेस ने कैसे कब्जा कर लिया? महात्मा गांधी के नाम पर इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, लेकिन हैदराबाद में राजीव गांधी के नाम में ये तब्दील हो गई। बड़ा सवाल यह भी है कि इस यात्रा में स्थानीय मुद्दों को तो उठाया नहीं जा रहा, सिर्फ आरएसएस को बार बार निशाना बनाया जाता है। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? 3551 किलोमीटर की इस यात्रा में राहुल गांधी लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी अभी तक तय कर चुके हैं और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्रा को आकर्षक बनाने के लिए सेलिब्रिटी को भी इसमें शामिल किया जाता है इस यात्रा में। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी की इस भारत यात्रा को हिमाचल प्रदेश से दूर क्यों रखा गया है? हिमाचल प्रदेश में तो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में पार्टी की कमान संभाल रही हैं प्रियंका गांधी, लेकिन आंतरिक गुटबाजी से कांग्रेस की मुश्किलें काफी बढ़ी हुई हैं और हिमाचल में ये मुश्किलें ज्यादा हैं। पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तो अभी हिमाचल प्रदेश पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो तो सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उनका पूरा फोकस है। तो क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से इस बारे में कहा गया है? और एएनआई के कांग्रेस ने देखिए क्या कि मानो एक पल में 32 साल का सफर तय हो गया, चार मीनार से दोहराता इतिहास। ये बात कही है जब वहां राजीव गांधी, और ये एएनआई की तरफ से दिया गया है कि कांग्रेस लीडर एंड महाराष्ट्र फॉर्मर एनर्जी मिनिस्टर नितिन राउत एडमिटेड तेलंगाना व्हेन ही फेल डाउन आफ्टर इलेक्शन। अच्छा ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो जब उनको सुरक्षा बलों ने वहां पर धक्का दिया, उनके पास जो है सुरक्षा हासिल है लेकिन उनको वहां सुरक्षा बलों ने धक्का दिया और वो गिर गए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अभी भी आप देखिए कि वहां पर कांग्रेस के इतने बड़े नेता को भी पास में जाने की अनुमति नहीं है और वहां पर सुरक्षा बल उनको धक्का दे करके गिरा देते हैं। विनोद मिश्र हमारे संपादकीय सलाहकार संपादक जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए। पहली बात तो यही विनोद जी कि बहुत सारे नेता मंसूबे पाले हुए थे कि वो विपक्ष का नेतृत्व करेंगे, इसमें कई लोगों का नाम लिया जा सकता है, लेकिन लगता है कि खड़गे जी ने जो अध्यक्ष बनने के बाद पहला ऐलान किया है उसमें उनकी उम्मीदों पर पानी ही नहीं, कहते हैं झाड़ू भी फेर देना, तो वो पानी और झाड़ू सब कुछ फेर दिया है खड़गे जी ने। लाल जी, आपकी रिपोर्ट में कई संदेश है लोगों के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जो लोग भारत जोड़ो यात्रा को अब तक गैर राजनीतिक मान रहे थे। कई जो आपके नामी गिरामी योगेंद्र यादव के जैसे लोग होंगे, या आप कह सकते हैं कि ऐसे कई प्रगतिशील जो अपने को कहते हैं बुद्धिजीवी प्रगतिशील, वो भी इस यात्रा में शामिल हुए थे
और ये कहा गया था कि ये यात्रा जो है गैर राजनीतिक है। इवन कि जो पहला दिन यात्रा की जो शुरुआत हुई थी उसमें राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें राहुल गांधी ने कहा कि इसकी अगुवाई मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्रगतिशील जो लोग हैं इस देश की जो अगुवाई कर रहे हैं वही लोगों के साथ में हम उसके टीम में जुड़े हुए हैं। तो ये सवाल जो आपने अपनी रिपोर्ट में भी उठाया कि फिर आखिर ये यात्रा आते आते 57वें दिन में ऐसे कैसे ये कांग्रेस की यात्रा बन गई थी, कैसे इसमें थोड़े दिन पहले जो है सोनिया गांधी उसमें जुड़ जाती है, इसके बाद आज कांग्रेस के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो उनका पहला भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ हैदराबाद में वो वहीं पे शामिल हो जाते हैं। तो ये एक इसके बैकग्राउंड की बात हमें बतानी चाहिए थी कि ये जो यात्रा है वो आते आते ये कांग्रेस की यात्रा कैसे हो गई, और दूसरी बात कि ये जो एक सामाजिक उनका एक आंदोलन बनाने की बात थी वो कैसे मिशन 2024 में बदल गया। जो मिशन 2024 की बात अगर ये सवाल उठाए तो इसमें मौजूद है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के नए अध्यक्ष हैं, और सबसे खासियत ये है कि गांधी परिवार से अलग कोई कांग्रेस का नेता 24 साल के बाद अध्यक्ष बने हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे तौर से आप कह सकते हैं एक तरह से राहुल गांधी की इस यात्रा में अपने को सरेंडर किया है। उन्होंने सीधे कहा है कि भाई पार्टी का जो फेस है वो राहुल गांधी है, और इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी गैर बीजेपी का जो गठबंधन बनेगा 2024 के लिए उसका नेतृत्व सिर्फ राहुल गांधी करेंगे। तो एक तरह से वो मैसेज दे रहे थे कि हम सिर्फ राहुल गांधी के लिए संगठन काम कर रहे हैं, बाकी जो लीडरशिप लेना है वो राहुल गांधी को लेना है। और वो तेलंगाना में इसलिए बोल रहे थे कि तेलंगाना में आप देखिए कि केआरएस का जो अभियान है थर्ड फ्रंट के लिए, तो उसने एक गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी का अपना एक अभियान शुरू किया, वो मोर्चा वो बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो बिहार से लेकर बंगाल तक और उत्तर प्रदेश तक सारे विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको गोलबंद करने में लगे हैं। लेकिन वो मैसेज अभी एक बात तय है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात कर रहे हैं कि गैर बीजेपी कोई भी संगठन होगा उसके लीडरशिप राहुल गांधी करेंगे और राहुल गांधी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो उन्होंने एक तरह से अपनी लाइन खींच दी है कि अगर आपको राहुल गांधी को आप नेता मानते हैं तो आप इस गठबंधन के साथ हैं, अगर आप नेता नहीं मानते हैं तो कांग्रेस की उसमें कोई भूमिका आपके साथ में नहीं है। रही बात कि आपका दूसरा सवाल था कि सवाल ये है कि आखिर ये आप 3,500 किलोमीटर की इस यात्रा होनी है, उस यात्रा में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की इस यात्रा में जो रूट बनाए गए हुए हैं उसमें लगभग 11 स्टेट को भी राहुल गांधी को जाना है। लेकिन ये बड़ा सवाल तो है कि आज इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में है, आज उसके बाद जो है कभी भी वहां गुजरात में इलेक्शन की घोषणा हो सकती है, लेकिन वहां से राहुल गांधी नादारद है, वहां राहुल गांधी क्यों नहीं है? तो अब आप देखिए कि पूरे अभी हिमाचल प्रदेश की जो कमान है इलेक्शन का वो सर्वे सर्वा अभी प्रियंका गांधी बन गई है। पार्टी के इतने अंदर के डिफरेंसेज है, वहां कैंडिडेट को लेके ये मचा हुआ है, लेकिन वहां लीडरशिप जो है आप मल्लिकार्जुन खड़गे अगर वो चाहते तो वो जो इंटरनल वहां पे डिफरेंसेज है, जो फाइटिंग चल रही है उसके बीच में कम से कम पार्टी अध्यक्ष संगठन के रूप में अपनी एक भूमिका निभा सकते थे, लेकिन वो पूरी जिम्मेदारी जो है वो प्रियंका गांधी को उसमें सौंप दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे सीधे ये बात कहते हुए देख रहे हैं कि हमारा नेता जो है वो राहुल गांधी है। तो ये पोस्टर जो अभी आपने ट्विटर दिखाया, जो आज कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया गया है कि वो सिर्फ गांधी का मतलब है, कि गांधी का मतलब सिर्फ नेहरू गांधी परिवार, और गांधी के परिवार का मतलब है कि वही कांग्रेस। इस बात को कम से कम आज कांग्रेस के हैंडल ने साफ कर दिया है। बिल्कुल। एक बात और कि जो बात आप कह रहे हैं ना कि गांधी का मतलब सिर्फ गांधी परिवार, उस चीज को नितिन राउत आज बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे होंगे, जो आंखों में चोट लगने के बाद अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। बताइए कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा में सेलिब्रिटीज को शामिल किया जाता है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हैं, उनको सुरक्षा बल जो है वो धक्का दे करके गिरा देते हैं और वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो इससे ये बात बिल्कुल साफ होती है कि सचमुच वहां पर जो है गांधी परिवार ही सब कुछ है, दूसरे नेता दूसरे मंत्री चाहे आप कितने बड़े पद पर हो उनका कोई अस्तित्व नहीं। लाल जी आपने बिल्कुल सही कहा, और आप ये देखिए कि ये एक इवेंट मैनेजमेंट है जो जयराम रमेश और पर्दे के पीछे से आप देखिए दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, वो एक जस्ट एक इवेंट मैनेजमेंट है, और वो इवेंट है कि राहुल गांधी का रिलॉन्चिंग है। ये जो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर की ये यात्रा में राहुल गांधी को एक नए मॉडल के रूप में, एक नए फेस के रूप में उनको कांग्रेस पार्टी उभार के सामने में ला रही है कि ये एंग्री यंग मैन जो असली फाइटर है, जो नरेंद्र मोदी के साथ में मुकाबला कर सकते हैं। और वो कांग्रेस के लिए दिखा रहे हैं दूसरे पार्टियों को कि इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये इसलिए ये है कि ये इवेंट मैनेजमेंट में आप देखिए कि कल पूजा भट्ट
उस यात्रा में शामिल होती हैं तो सारे मीडिया का फोकस अटेंशन वो वहीं पूजा भट्ट के लिए होता है। लेकिन वो जो कल तक महाविकास आघाड़ी के मंत्री थे नितिन रावत, सीनियर मिनिस्टर हैं, और वो सुरक्षा व्यवस्था उनकी इतनी मजबूत है वहां पे कि अगर वो नितिन रावत जाने की कोशिश करते हैं उनको धक्का दिया जाता है, वो गिर जाते हैं, उनकी आंख में चोट लगती है और उनको वहीं के उसी का हॉस्पिटल में, वहीं लोकल हॉस्पिटल में हैदराबाद में उनकी भर्ती हो जाती है जी। तो अब ये सवाल है कि आम लोग इस यात्रा से अगर आप वो जुड़ नहीं पाते हैं, आम लोगों की संवेदना अगर राहुल गांधी इस यात्रा में पढ़ नहीं पाते हैं, तो भारत जोड़ो के यात्रा से उनको क्या हासिल होने वाला है। अगर उनकी यात्रा में सिर्फ और टारगेट अगर आरएसएस है, जो बात वो हमेशा अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर से गोलवलकर की शुरू करते हैं, तो अगर यही कैंपेन और यही नैरेटिव चलाना है तो ये दिल्ली में बैठ के चला सकते थे। इसके लिए भारत जोड़ो 3,500 किलोमीटर पैदल चलने का क्या मतलब था? जी जी, इससे देश को कुछ मिल सकता था। राहुल गांधी कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी है, अगर वो उस यात्रा पे निकले हैं तो भारत को जानने, भारत को समझने, भारत के लोगों की वेदनाएं को समझने, उनको करीब से जान सकते थे। लेकिन अगर आप नितिन रावत जैसे सीनियर मिनिस्टर को सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे धक्का देके गिरा देते और वो बेचारे हॉस्पिटलाइज में है, तो आम आदमी इस यात्रा से कैसे जुड़ पाएंगे? राहुल गांधी आम आदमी से कैसे जुड़ पाएंगे? अगर उनके दिमाग में आरएसएस का ही खिलाफ चलता रहेगा तो लोगों की जो वहां के मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, उनको वो कैसे समझ पाएंगे? तो ये इवेंट मैनेजमेंट करने वाले को समझना पड़ेगा कि भारत को जानने के लिए, भारत के गांव, भारत के गरीब, भारत के किसान को जानने के लिए उसके बीच जाने की जरूरत है। और इस यात्रा को और इसको पैकेज बना के टेलीविजन पे फुटेज लेने या अखबारों में छपाने से इसका न देश का भला होगा न कांग्रेस पार्टी का भला होगा। ये बात तो बिल्कुल तय है लाल जी। यही सवाल है कि बिल्कुल न देश का भला होगा न कांग्रेस का भला होगा। अगर पार्टी के लिहाज से भी सोचा जाए तो बहुत कुछ करने की जरूरत है कांग्रेस को, जो होता हुआ दिख नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए विनोद जी इस खबर पर। और अब हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले की, और वो फैसला केरल हाईकोर्ट की तरफ से आया है। कानूनी मामलों में मौलवी की दलील उचित नहीं, ये केरल हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। और ये मामला क्या था? कानूनी मामला कि मुस्लिम महिलाओं के तलाक मांगने के अधिकार पर केरल हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। और मुस्लिम महिलाओं को तलाक मांगने का हक है, ये बात कही है। और साथ ही ये भी कही है कि कानूनी मामलों में मौलवी की व्याख्या नहीं चलने वाली। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस CS दाइस ने माना इस्लामिक कानून में महिलाओं को तलाक मांगने का है अधिकार। केरल हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा मौलवी नहीं हो सकते कानूनी मामलों के जानकार। कोर्ट का मानना है, केरल हाईकोर्ट का, कि लीगल सिस्टम एक्सपर्ट लीगल माइंड से चलता है, ना कि मौलवियों से। अगर पति नहीं भी चाहता है तब भी पत्नी खुला वो तलाक से ही जुड़ा हुआ है, ले सकती है, यह केरल हाईकोर्ट ने कहा है। पत्नी की इच्छा पति की इच्छा से संबंधित नहीं हो सकती है, नहीं चलेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ का तर्क। तो हाईकोर्ट की पीठ ने फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। और कोर्ट का यह मानना है कि खुला प्रथा चलन में है, लेकिन इसमें कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है, लेकिन कोर्ट को कानूनी पहलुओं पर विचार करना होगा। मसरूर फैजी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। मसरूर, ऐतिहासिक फैसला कहा जाएगा केरल हाईकोर्ट का, क्योंकि कई तरह के जो सुधार की बातें हैं वो चल रही हैं। चाहे हमने देखा कि पिछले दिनों हिजाब विवाद रहा हो या महिलाओं के अधिकार से संबंधित 3 तलाक की बात रही हो, और उसमें ये कि अगर तलाक मांगने का हक पुरुषों को है तो महिलाओं को क्यों नहीं। इसके खिलाफ जो भी मौलवी आते हैं या पर्सनल लॉ का तर्क देते हैं, उनको एक ये सीधा संदेश केरल हाईकोर्ट का। मसरूर, बिल्कुल लालचंद जी, केरल हाईकोर्ट ने एक खुला संदेश दिया है, सही आप लफ्ज़ों में कहा है कि जो मुस्लिम महिलाएं अगर तलाक लेना चाहती हैं, अगर अपने शौहर से, अपने पति से अलग होना चाहती हैं, तो उनको जब राइट्स दिया गया है खुला का मतलब ही होता है कि
शौहर अपनी बीवी से मतलब बिना उसकी मर्जी के भी अगर वो चाहे तो अलग हो सकती है। जब इस्लाम ने ये राइट दिया है, केरल हाई कोर्ट ने कुरान का हवाला दिया है, पवित्र कुरान के हवाले से केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि जब कुरान में औरतों को राइट दिया गया है कि वो अपने मर्दों से, अपने शौहर से, अपने पति से बिना उसकी मर्जी के अलग हो सकती है, तो फिर ये कम पढ़े लिखे अनपढ़ मौलवी जो फ़िक़ा की सही जो फ़िक़ा जो इस्लामिक लॉ जिससे चलता है उसकी सही जानकारी न रखने वालों की दलीलों को, या वो लोग जिनको कानूनी जानकारियां बिल्कुल नहीं है, उनकी बातों को मानकर, उनकी बातों को समझकर क्यों ऐसे कानूनों को में आड़ा डाला जा रहा है, ऐसे कानूनों को रोका जा रहा है, महिलाओं की आज़ादी पर रोक लगाई जा रही है, महिलाओं की जो हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज का, कोर्ट ने ये वर्ड यूज़ किया है कि मुस्लिम समाज के मौलवी या वो लोग जो वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं महिलाओं पे, उनको अपने अधीन रखना चाहते हैं महिलाओं को, उनकी ये सोच है जो खुला के बीच में आड़े आते हैं, खुला को रोकने की कोशिश करते हैं। खुला एक प्रथा है जिसमें महिला अलग होने का अपना राइट रखती है, मुस्लिम महिलाओं को यह हक दिया गया है। मसरूर, जैसे देखिए कुरान में ये बिल्कुल प्रावधान है, खुला का प्रावधान है, महिलाओं को ये हक है, लेकिन ये बीच में जो इसकी व्याख्या करते हैं, अगर मैं एक फिल्म के एक संवाद का सहारा लूं तो ये बीच में कोई और फिरकी लेता रहता है अपनी तरफ से व्याख्या करके। जी, मैं उसको एक आपको शेर में अगर लालचंद जी सुनाना चाहूँ कि जो नकाब रुख उठा दी तो ये शर्त भी लगा दी, उठे हर एक निगाह लेकिन लबे बाम तक न पहुँचे, यानी कि आपको राइट भी दिया गया है, आपके पास हक भी है, लेकिन आप उस हक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी। तो ये कौन सा राइट है, ये कौन से हक की बात है? अगर इस्लाम ने खुला का हक दिया है, औरतों को दिया है, उसको हक दिया गया है कि आप अपने शौहर से अगर आप नहीं रहना चाहती हैं उसके साथ, तो आप उससे अलग हो सकती हैं, तो फिर इसमें ये प्रावधान क्यों लगाए जाते हैं, शर्त क्यों लगाई जाती है कि खुला मर्द जब चाहे तो वो अपनी मर्जी से तलाक दे, या पहले मर्द से आप तलाक मांगिए? असल जो याचिका दायर की गई वो यही की गई थी कि मर्द से पहले औरत जो है मर्द के पास जाए, उससे तलाक मांगे, अगर वो तलाक नहीं देता तो फिर अदालत जाए। हालांकि खुला में ये है कि अगर औरत चाहती है और वो अपने मर्द से अलग होना चाहती है तो उसको इस तरह के किसी भी प्रावधान से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैंने आपको शेर सुनाया ना कि नकाब रुख उठा भी दिया और कहे कि कोई देखे भी नहीं, तो वो ये हालत है बिल्कुल। तो केरल हाई कोर्ट में हमने ये देखा है मसरूर कि इसके खिलाफ याचिका दी गई थी, खुला के खिलाफ। तो बताइए कि ये किस तरह की व्याख्या है कि जो 1500 साल पहले जो महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं, बाकायदा अधिकार दिए गए हैं, उनके खिलाफ भी याचिका पड़ जाती है और फिर ये भी दावा किया जाता है कि वो इस्लाम के असली जानकार हैं और वो इस्लाम को के नियमों को मानने वाले हैं। ये तो गैर इस्लामी बात हुई ना, क्योंकि आप कुरान में दिए गए अधिकार को नकार रहे हैं। जी बिल्कुल लालचंद जी, केरल हाई कोर्ट की दो बेंच ने, जस्टिस मुश्ताक और जस्टिस डाइस की जो बेंच ने इसी पे फटकार लगाई है, और ख़ास करके उन मौलवियों को जो फ़िक़ा की सही समझ नहीं रखते, इन वर्ड्स का यूज़ किया है, जो इस्लामी फ़िक़ा है उसकी जो लोग सही समझ नहीं रखते हैं वो आके कानूनी दाव पेच की बात करते हैं, वो आकर लीगल राइट्स की बात करते हैं। ये बातें करने का हक उन लोगों को है जिन्होंने लीगल की पढ़ाई की है, उसका एक सिस्टम है, ये उस तरह की बातें वो लोग कर सकते हैं। लेकिन जो अनपढ़, कम पढ़े लिखे, फ़िक़ा की समझ न रखने वाले मौलवी भी आकर दावा करते हैं कि औरतों को राइट नहीं है, उन्हीं को फटकार लगाई है। और कुरान में खुले लफ्ज़ों में इसका जिक्र किया गया है कि औरतों को राइट दिया गया है, हक दिया गया है कि अगर वो अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती है, मैं इसका मतलब बता रहा हूँ कि अगर नहीं रहना चाहती है तो वो अपने शौहर से अलग हो सकती है। फिर इस पर जो है अनपढ़, कम पढ़े लिखे लोग चले जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, वो अपनी दलीलें पेश करते हैं, तो अदालत ने इसीलिए उनको फटकार लगाई है और औरतों के राइट को पूरी तरह से साफ किया है कि उनका हक है, वो तलाक ले सकती हैं, वो मर्द से अलग हो सकती हैं, इसमें किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लेना चाहती हैं तो वो अलग हो सकती है और रह सकती हैं। मसरूर, केरल हाई कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, ये टिप्पणी की है, इसका किस तरह का असर हो सकता है और क्या हम ये उम्मीद करें कि कम से कम इस फैसले के बाद, इस टिप्पणी के बाद, वो जो बीच में जो मैंने कहा कि फिरकी लेने वाली बात, वो कम से कम अब इन चीज़ों से बाज आएंगे?
इस मामले में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो जागरूकता की ज़रूरत है। लोग लड़कियों को, औरतों को ये बताने की ज़रूरत है। उनको असल नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है कि उनको ये राइट्स इस्लाम में है। क्योंकि एक वो अदालत ने जो वर्ड यूज़ किया ना, वर्चस्व समाज, जो मौलवी है या जो मुस्लिम समाज के वर्चस्व लोग हैं वो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, उसके लिए ऐसी चीज़ें पेश करते हैं। तो ऐसे मामले में सबसे ज़्यादा ज़रूरत सबसे पहली चीज़ की जागरूकता पैदा की जाए। उसके बाद औरतों को जाहिर है कि जो 3 तलाक से लेकर अब तक जो राइट्स मिले हैं, औरतों तक इसकी जानकारी अगर पहुंचेगी तो उनको अपने राइट्स का, उनको अपने जो समाज में जो उनको कहा जाता है कि 2म दर्जे का नागरिक के तौर पे जो पेश किया जाता है, कम से कम वो माइंड सेट से वो बाहर निकलेंगी और समाज में बराबरी का उनको हक मिलेगा। और अगर औरतों को जागरूक करने की बात है, उन तक जानकारी पहुंचाने की बात है, तो हम भी उनमें से एक बड़ा जरिया हैं। तो हम आपके जरिए ये चाहते हैं कि ये जो खुला की व्यवस्था है औरतों के हक में, ये इस व्यवस्था को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये व्यवस्था जो है ये क्या हक देता है मुस्लिम महिलाओं को। खुला मुस्लिम महिलाओं को राइट देता है कि वो अपने शौहर से अपनी मर्जी से अगर चाहती है अलग होना तो वो अलग हो सकती है, उसे अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर औरत, जिस तरह से मर्द को तलाक देने का राइट है, उसी तरह से औरत को भी इस्लाम ने राइट दिया है कि वो अपने शौहर से, अपने पति से वो अलग हो सकती है, और यही खुला है। और ये चीज़ें जागरूक करने की ज़रूरत है, हम उसके माध्यम ज़रूर है। उसमें कुछ चीज़ें और हम बताना चाहेंगे। दारुल देवबंद के फतवे हैं इसके रिलेटेड, उन लोगों ने फतवे भी दिए हैं इससे मुतालिक कि अगर नहीं रहना चाहती है औरत अपने शौहर के साथ तो वो अलग हो सकती है। लेकिन उसमें सिर्फ एक जो उन्होंने दाव पेच लगाया वो ये है कि जो वहाँ अदालत होती है, शायद शरई अदालत होती है या फिर जो है कानूनी अदालत होती है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। और केरल हाई कोर्ट ने इसी को सिरे से नज़रअंदाज किया है कि जिस तरह मर्द अलग हो सकता है, 3 तलाक दे सकता है, एक करके तलाक दे सकता है, उसको किसी अदालत जाने की ज़रूरत नहीं है। तो महिलाओं को अदालत जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती नहीं। चलिए, उम्मीद हम ये करते हैं कि आपने जिस तरह से बिल्कुल विस्तार से बताया और केरल हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उससे सूरत बदलेगी और हालात बदलेंगे, लोग जागरूक होंगे, मुस्लिम महिलाएं जागरूक होंगी और अपने इस हुकूक का इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए मसरूफ। तो इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। कल फिर इसी वक्त हम लेकर हाजिर होंगे ये खास प्रोग्राम इस वक्त, लेकिन इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।